पंजाब, इस जमीन को दुनिया ने हमेशा किस सूरत में देखा है? अनाज का गोदाम या जंगों का मैदान? हर दौर और हर सल्तनत में पंजाब की मिट्टी से एक ही आवाज बुलंद होती रही है, सिपाही की आवाज। ब्रिटिश राज के दफ्तर हो या 1947 के बाद उभरते हुए नए मुल्क, दोनों तरफ फौजी भर्ती लिस्ट में एक ही नाम मिलता है, पंजाब। आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के सिख जनरल्स की बात करेंगे, उनके प्रोफेशनल जर्नी और पंजाब की मार्शल लेगेसी के हवाले से। और बाद में इसी सिलसिले की एक और वीडियो होगी जिसमें हम पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स का भी जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, फौज असल में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। जैसे एक लॉयर अपने क्लाइंट की वकालत करता है सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी के तौर पर, वैसे ही एक सिपाही, एक सोल्जर अपने मुल्क के लिए लड़ता है। उसकी लॉयल्टी उसके ओथ के साथ होती है। इसीलिए अगर कोई सिख जनरल ऑफ इंडियन आर्मी 1971 या 65 या किसी भी और जंग में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, तो वो अपने वतन के लिए एक प्रोफेशनल ड्यूटी अदा कर रहा था। जैसे 47 से पहले पंजाबी जनरल्स ने, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पंजाबी जनरल्स थे, उन्होंने अपनी वफादारी क्राउन के साथ निभाई और पार्टीशन के बाद वो नए मुल्कों की फौजों में ट्रांसफर हो गए। तो इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। जब हम पंजाब की मार्शल रूह का जिक्र करते हैं तो इसका ताल्लुक 20वीं सदी की जंगों से नहीं है, यानी कहानी उससे बहुत पहले शुरू होती है। उस वक्त पंजाब की जमीन पर हर कबीला अपनी तलवार के जोर पर जिंदा रहता। मुगल दौर हो या अफगान हमले, पंजाब के शहर, कस्बे और देहात हमेशा जंग का सबक सीखते रहे हैं। यहाँ का हर घर इसी तरबियत का एक मरकज था। खेती बाड़ी दिन का काम और रात को कहानी घोड़ों की और तलवारों की। इसीलिए इस खिते से एक नए नारे ने जन्म लिया, जय जवान जय किसान। अंग्रेज आए जब 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने ये देखा कि पंजाब के सिपाही किसी भी और इलाके के सिपाहियों से ज्यादा मजबूत, बर्दाश्त करने वाले और लॉयल हैं। इसीलिए अंग्रेज ने 1857 की जंग आजादी के बाद अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, अपनी भर्ती की पॉलिसी बदल कर पंजाब पर बहुत ज्यादा फोकस किया और फिर जन्म लिया उस मशहूर लाइन ने, द पंजाब इज द स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया। सिख, जट, मुस्लिम्स, राजपूत, सब पंजाबी अकवाम से अंग्रेज ने अपनी रेजिमेंट्स बनाई। 36th सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और कैवलरी यूनिट, ये सब उस मार्शल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए जो आज भी दिखाई देती है। ब्रिटिश आर्मी का एक रिकॉर्ड कहता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो सिपाही हिंदुस्तान से यूरोप भेजे गए, उनमें से तकरीबन 30% सिर्फ पंजाब से थे। मतलब सोचिए, एक बिल्कुल छोटा सा इलाका जो पूरे हिंदुस्तान का छठा हिस्सा भी नहीं बनता शायद, लेकिन फौजी ताकत का तीसरा हिस्सा यहाँ से उठकर गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दिखाता है कि पंजाब के लोगों के लिए सोल्जर बनना एक पेशे से ज्यादा पहचान बन चुका था। पंजाबी सोल्जर्स के लिए जंग के मैदान में गिरना या जीतना दोनों इज्जत का मुकाम समझा जाता था और ये रिवायत पार्टीशन तक और उसके बाद भी बरकरार रही। पार्टीशन के बाद ईस्ट पंजाब के सिख जवानों ने अपनी मार्शल रिवायत को इंडियन आर्मी में एब्जॉर्ब कर दिया। वक्त के साथ कुछ ऐसे नाम उभर कर आए जो सब कॉन्टिनेंट की मिलिट्री हिस्ट्री का पार्ट बन गए। सबसे पहला नाम आता है जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, जिनको जनरल जे सिंह भी कहा जाता है। 2005 में जनरल जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह ने इंडियन आर्मी के पहले सिख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर तारीख रकम कर दी। उनका आबाई ताल्लुक जालंधर से था और उनकी सर्विस ने एक नया प्रेसिडेंट, एक नई मिसाल सेट की कि पंजाब के सिख ऑफिसर्स जस्ट फील्ड ड्यूटीज तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये टॉप कमांड तक भी पहुंच सकते हैं। उनके दौर में मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स हाईलाइटेड है। जनरल बिक्रम सिंह दूसरा लैंडमार्क आया जब 2012 में जनरल बिक्रम सिंह ने इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मनसब ओहदा संभाला। उन्होंने ईस्टर्न सेक्टर्स और कश्मीर में कमांड किया था और उनकी एलिवेशन ने ये साबित किया कि सिख कम्युनिटी अब इंडियन आर्मी के हाईएस्ट एशेलॉन्स में बराबर की रिप्रेजेंटेशन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह 1965 की जंग
जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों मैदान जंग में आमने सामने थे, उस वक्त वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे। उनका रोल बहुत स्ट्रेटेजिक था और जंग के आउटकम पर डायरेक्ट असर डालता था और उन्हें बाद में पद्म विभूषण से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 1971 के बांग्लादेश वॉर में ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। ढाका में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर सेरेमनी उनकी कमांड में हुई। ये तस्वीर जो सरेंडर सेरेमनी की तस्वीर थी, ये साउथ एशियन हिस्ट्री की बहुत मशहूर तस्वीर में से एक है। लेकिन एज ए हिस्ट्री टेलर ये मेरा फर्ज है कि मैं इस वाक्य को न्यूट्रली आपके सामने रखूं। ये वो वाक्य था जिसने साउथ एशिया का नक्शा तब्दील कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इंद्रजीत सिंह गिल 1971 ही की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल इंद्रजीत सिंह गिल डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर उभर कर सामने आए। उनका वार रूम रोल उनको स्ट्रेटेजिक प्लानर्स की लिस्ट में शामिल करता है और बाद में वो वेस्टर्न आर्मी के कमांडर भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे सिख हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल रख दिया। ये ऑपरेशन मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की कमांड में हुआ। ये ऑपरेशन फैक्ट्स के तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उसकी सियासत और रिजल्ट्स पंजाब की हिस्ट्री में एक बहुत गहरा नुक्ता बन गए। जहां पे हमने जनरल कुलदीप सिंह बराड़ का जिक्र किया, वहीं जरूरी है मेजर जनरल शाहबेग सिंह का जिक्र। मेजर जनरल शाहबेग सिंह का नाम पैराडॉक्स क्रिएट करता है और इन पर हम एक अलग बड़ी डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द करेंगे। शायद इससे अगली वीडियो मेजर जनरल शाहबेग सिंह पर हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री और इसके अलावा मैं कानूनी मामलात पर भी, कानूनी पेचीदगियों को भी आसान तरीके से समझाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मेजर जनरल शाहबेग सिंह वर्ल्ड वॉर 2 1962, 1965, 1971 वार्स के वेटरन थे। उन्होंने ही मुक्ति बानी को ट्रेन किया था, मगर बाद में 1984 में वो खुद ही इंडियन स्टेट के खिलाफ खड़े नजर आए। उनका केस पंजाब की हिस्ट्री का वो पहलू है जो मार्शल लेगेसी के साथ पॉलिटिकल डिसेंट को भी जोड़ देता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह ढिल्लों 1965 में 11 कॉर्प्स के कमांडर थे। लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल हाजी पीर पास कैप्चर 1965 के लिए जाने जाते। मेजर जनरल सुजान सिंह उबन ये बांग्लादेश में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बानी थे और बांग्लादेश वार में 1971 में इनका बहुत बड़ा रोल था। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो ये आर्म्ड कॉर्प्स के लेजेंड है। एमबीसी एंड बार रिसेप्शेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल परमिंदरा सिंह भगत ये विक्टोरिया क्रॉस होल्डर है और बाद में सेंट्रल कमांड के जीओसी इंचार्ज भी रहे। ये सब नाम इंडियन आर्मी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन एक हिस्टोरियन की नजर ये कहती है कि इनका जिक्र सिर्फ तारीफ या तनकीद के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के मार्शल कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए। ईस्ट पंजाब के सिख जनरल्स और वेस्ट पंजाब के पंजाबी मुस्लिम जनरल्स इस बात का सबूत है। पंजाब की जमीन सोल्जर्स बनाती है, चाहे उनका झंडा कोई भी हो। अब हम बात करते हैं राजनीति की, यानी कि पॉलिटिक्स की। फौज और राजनीति का यानी पॉलिटिक्स का रिश्ता हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा रहा। इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सर्विंग ऑफिसर्स को सियासत से दूर रखा जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कुछ जनरल्स ने गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के रास्ते अपनाए और यह पंजाब की मार्शल लेगेसी को एक नया पहलू देता है। जनरल जे सिंह यानी जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह इंडियन आर्मी के पहले सिख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायरमेंट के बाद गवर्नर अरुणाचल प्रदेश रहे और फिर बाकायदा पंजाब में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कश्मीर सेक्टर के वेटरन, ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। अब गवर्नर उत्तराखंड है। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 1971 वार के कमांडर, 1971 वार के कमांडर, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा मेंबर बने। लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. दयाल हाजी पीर पास ऑपरेशन के प्लानर, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी एंड अंडमान बने। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं तो पंजाब के सोल्जर्स सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते, उनका तजर्बा कभी कभी स्टेट क्राफ्ट और सिविल गवर्नेंस का हिस्सा भी बनता है। अब एक और पहलू को हम डिस्कस करते हैं कि पंजाब की मार्शल रिवायात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही महदूद नहीं रही। पार्टीशन के वक्त और पार्टीशन के बाद जो पंजाबी डायस्पोरा दुनिया के कोने कोने में गया,
वो अपने साथ ये सोल्जरिंग ट्रेडिशन भी ले गए। अब ब्रिटिश आर्मी में लाखों पंजाबी सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मोर्चों पर लड़ते हुए नजर आए। आज भी यूके आर्मी की रेजिमेंट्स में सिख कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन एक मुकाम रखती है। कनाडा एंड यूएसए डायस्पोरा सिख यूथ कैनेडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी में कमीशन हासिल करते हैं। यहाँ पर उनकी मार्शल पहचान हेरिटेज के तौर पर समझी जाती है। यूएन पीस मेकिंग इंडियन आर्मी के सिख कॉन्टिजेंट्स अफ्रीका और वेस्ट एशिया में यूएन के मैंडेट के तहत तैनात रहे। इससे पंजाब का मार्शल निजाम ग्लोबल पीस मेकिंग का हिस्सा बन गया। ये एस्पेक्ट एक नई डायमेंशन खोलता है। पंजाब की जमीन से निकलने वाली फौजी रिवायत अब सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं रही, ये एक ग्लोबल मार्शल डायस्पोरा बन चुकी है। और ये दिखाता है कि चाहे मैदान पंजाब का हो या बैटलफील्ड बोस्निया, कांगो या अफगानिस्तान का, पंजाबी सोल्जर्स की रूह हर जगह अपना मुकाम बनाती रही है। भाइयों, पंजाब की कहानी असल में एक पैराडॉक्स है। एक जमीन जिसने अनाज भी दिया और सिपाही भी, जहाँ गीत भी पैदा हुए और जंगे में सिख जनरल्स इंडियन आर्मी में उभर कर आए और मुस्लिम पंजाबी जनरल्स पाकिस्तान आर्मी को शेप करते रहे और डायस्पोरा सोल्जर्स ने दुनिया का झंडा उठाकर अपनी रवायात को बरकरार रखा। लेकिन मेरा असल सवाल ये है कि क्या पंजाब का ये मार्शल हेरिटेज सिर्फ जंगों के लिए था, या ये एक ऐसी पहचान है जो डिसिप्लिन, लीडरशिप और सैक्रिफाइस का पैगाम सारी दुनिया को देती है। ये वीडियो किसी की तारीफ या तनकीद करने के लिए नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्ड है कि पंजाब की जमीन से निकलने वाला सोल्जर चाहे किसी भी फौज का हिस्सा हो, उसने मार्शल हिस्ट्री के सफर को शेप किया है। और शायद इसीलिए पंजाब को हमेशा लैंड ऑफ सोल्जर्स कहा गया है।